एक ऐसे समय का सोचो, दिल्ली का ताज रोज किसी नए शासक के सर पर चढ़ता था। अफगान आए, तुर्क आए, अरब आए, हर कोई भारत को जीतने आया, लेकिन सब एक एक करके मिट्टी में मिल गए। सिर्फ एक नाम था जो इतना गहरा छपा कि उसके महल, उसकी मस्जिदें, उसकी कहानियां और साथ ही साथ आजकल की राजनीति भी उसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुगल्स में ऐसा क्या था जो किसी और मुस्लिम शासक में नहीं था? उनमें और बाकी रूलर्स में ऐसा क्या था? क्या फर्क था? सिर्फ ताकत, सोच या कुछ और? चलिए इस राज से आज पर्दा उठाते हैं। इंडिया एक ऐसा देश जहाँ हर कदम पर इतिहास बिखरा पड़ा है, और जब हम मुस्लिम शासकों की बात करते हैं तो सिर्फ एक नाम दिमाग में आता है, मुगल्स। लेकिन क्या आपको पता है, मुगल से पहले और उनके साथ साथ भी कई मुस्लिम एम्पायर्स ने भारत में अपना झंडा गाड़ा है। तो आखिरकार क्या था फर्क? क्या मुगल ज्यादा पावरफुल थे या उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बाकी नहीं कर पाए? और सबसे बड़ा सवाल, वो दिखते कैसे थे? चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहाँ मुगल्स और दूसरे मुस्लिम एम्पायर्स का होगा आमना सामना, राजनीति से लेकर के रूप रंग तक। इंडिया में मुस्लिम रूलर्स की कहानी 8th सेंचुरी से शुरू होती है, लेकिन मुगल्स से पहले भी कई पावरफुल मुस्लिम डायनेस्टीज भारत पे राज कर चुकी थी। उनमें से कुछ इंपोर्टेंट है दिल्ली सल्तनत। गाइस, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक नॉर्थ इंडिया पे काबिज थी। उसके अंदर सबसे पहला था गौरी वंश। मोहम्मद गौरी ने ही शुरू किया था मुस्लिम इन्वेशन सबसे पहले इंडिया पे। उसके बाद आया स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश इसके राजा थे। खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक। सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी। अगर हम डेक्कन में चले, साउथ की तरफ चले, तो बहमनी सुल्तनत 1347 से लेकर 1527 तक। डेक्कन सल्तनत, बीजापुरी, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार, बेरार और बंगाल सल्तनत, गुजरात सल्तनत, मालवा सल्तनत, ये सभी रीजनल मुस्लिम पावर्स थी। हर एक की अपनी मिलिट्री, कल्चर और आर्किटेक्चर थी, लेकिन कोई भी ऑल इंडिया एम्पायर नहीं बन सका सिवाय मुगल्स के। तो फिर गाइस सवाल ये आता है कि मुगल्स ने ऐसा क्या किया? गाइस, मुगल्स ने इंडिया में राज नहीं किया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। फिर गाइस बाबर का पुत्र हुमायूं हुआ, वो ज्यादा देर तक राज नहीं कर पाए, पर उसका बेटा अकबर ने सबसे बड़ा मुगल इन्वेशन। गाइस, अकबर ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए सुलह-ए-कुल जैसा कॉन्सेप्ट किया। ये समझ लीजिए अकबर ने ही मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया है इंडिया में। अगर अकबर ना होता तो भाई मुगल एम्पायर भी बाकी के एम्पायर्स की तरह खत्म हो चुका होता, और या उनकी लिमिट बहुत कम होती, क्योंकि अकबर अनपढ़ था, इसलिए उसको फायदा हुआ। क्योंकि अगर अकबर पढ़ा लिखा होता और अगर उसने कुरान पढ़ ली होती या फिर इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ पढ़े होते हैं, तो वो कभी भी नॉन इस्लामिक लोग हैं उनसे शादी आदि नहीं करता और उनसे अच्छे खासे संबंध है वो भी नहीं बढ़ाता। पर वो अनपढ़ था, तो इसलिए अपनी बुद्धि लगाई, उसने अपना पॉलिटिकल माइंड सेट लगाया और उसने उसको यूज़ किया और उसने इस तरीके से इंडिया पे राज किया। उसने ऐसा नहीं कि भाई लड़ाई लड़ो और इनको मारो, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता, ना ही मुगल एम्पायर आगे बढ़ता, ना ही। और हमेशा से जो राजपूत थे, जो दूसरे रीजनल पावर्स थी, वो हमेशा से मुगल के खिलाफ होते, पर इन्होंने इन सबको एकजुट रखा। जैसे कि इंडिया में है अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो सबके राजा है और बाकी स्टेट अपने अपने स्टेट चलाते हैं। उस टाइम अकबर के टाइम पे यही था, वो मुगल एम्पायर था जो पूरे इंडिया पे राज करता था, और जो उसके अंदर छोटे छोटे राज्य आते थे वो इंडिपेंडेंट राज करते थे। अकबर ने ये वाली पॉलिसी बनाई और उसने टैक्स को भी कम कर दिया और टैक्स को हटा दिया था। मतलब कि ऐसा नहीं कि नॉन मुस्लिम्स है तो उस पर टैक्स लगेगा, उसने ऐसा नहीं रखा, और टैक्स को भी बराबर कर दिया, और उसने नॉन मुस्लिम्स को भी अपने जो दरबार थे उसमें भी बड़े बड़े पदों पर एस्टेब्लिश किया। ये आपको सबको पता ही है। और उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी ये ऐसे ही एक्सपेंड किया और ऐसे चलता रहा बहुत देर तक। पर फिर आया गाइस औरंगजेब का एम्पायर। अब ऐसा तो कहते हैं गाइस औरंगजेब सबसे बड़ा योद्धा था मुगल एम्पायर का और सबसे खतरनाक भी था, पर वो एक कट्टर मुस्लिम था। समझ लीजिए कि वो एक ऐसा, अकबर एक सेकुलर इंसान था, पर औरंगजेब उसके उलट था। औरंगजेब को ने भले ही बहुत बड़ा और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया हो मुगल एम्पायर को, पर उसने एक्सपेंड तलवार के जोर पे ज़्यादा किया था, ना कि प्यार से। इस तरीके से जो लोग जो हिंदू थे उनके से मित्रता थी मुगलों की औरंगजेब के टाइम पे बहुत कमजोर हो गई और धीरे धीरे खत्म होने लगी। और उसके बाद आपको पता ही है मराठा आए और फिर मुगल एम्पायर खत्म हो गया, और उसके बाद अंग्रेज आए। 1526 से लेकर 1727 तक मुगलों का लंबा राज रहा। लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात है, उन्होंने इंडियन आइडेंटिटी के साथ खुद को जोड़ लिया था। वो भले आउटसाइडर थे पर इनसाइडर बन गए थे। जो काम अकबर ने किया था वो ये बाकी के जो मुस्लिम रूलर्स थे वो नहीं कर पाए, इसलिए ये बहुत जल्दी खत्म हो चुके थे। ये थी बात कि उन्होंने क्या किया कि ये इतने लंबे तक इंडिया पे राज किया। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर फिजिकली डिफरेंस क्या था, मतलब कि मुगल्स और दूसरे जो मुस्लिम रूलर्स थे उनके अंदर फर्क क्या था, शक्ल में, सूरत में, फिजिकली वो दिखते कैसे थे। चलो इसकी बात करते हैं। अब गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर कोई भी अरेबिक रूलर नहीं आया था। मोहम्मद बिन कासिम भले ही 726 में आया था, पर उसके बाद क्योंकि राजपूतों ने 400 साल तक कोई भी अरेबिक को आने नहीं दिया था। तो गाइस एक बात ये भी है कि किसी भी अरेबिक रूलर्स ने राज नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल एशिया और अफगानी और तुर्की के लोगों ने यहाँ पे राज किया था, ठीक है। गाइस मुगल थे जो तुर्क मंगोल ओरिजिन के थे।
जिनके एंसेस्टर थे तैमूर और चंगेज। जो ये रीजन है, जो ये नक्शे में आपको जो रीजन दिख रहा है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो रीजन है उसे कहते हैं सेंट्रल एशिया। सबसे पहले जो चंगेज खान था 1200 के टाइम पे 12th सेंचुरी में, उसने यहाँ पे राज किया था। इसलिए जो यहाँ के जो जीन्स थे, यहाँ के लोगों में ज़्यादातर जीन्स चंगेज़ खान के जो मंगोल हैं उनके हैं। और फिर बाद के अंदर ओटोमन एम्पायर ने यहाँ पे राज किया था, इसलिए इसके आधे जीन्स तुर्की के हैं। इसलिए इसको बोलते हैं गाइस तुर्क और मंगोल दोनों का मिक्स। जो यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया में जो लोग रहते हैं इस नक्शे में जो हैं, इन्हें हम तुर्क मंगोल लोग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी ऊंचाई की। गाइस आमतौर पर इनकी हाइट 5.6 से 6.1 तक होती थी। ना ही ज़्यादा लंबे थे ना ज़्यादा छोटे थे, मतलब कि राजपूतों से इनकी हाइट थोड़ी कम होती थी। जैसे सेंट्रल एशिया में लोग हैं और जो बाकी के मुस्लिम रूलर्स थे उनसे भी इनकी हाइट थोड़ी कम होती थी, क्योंकि जो अफगानिस्तान और ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ईरान और जो तुर्की से लोग आते थे, रूलर्स आते थे, उनकी हाइट थोड़ी लंबी होती थी कंपेयर में इनके। इनका गाइस इनका जो रंग था ना वो बहुत फेयर था, हल्की रेडिश अंडरटोन जो उनकी मंगोल पर्शियन मिक्स हेरिटेज से आती थी। मतलब कि इनका रंग था ना बहुत गोरा था और थोड़ी रेडिश थे, गोरा रंग था इनका। इनके जो चीक बोन्स है वो शार्प चीक बोन्स थे, पतली आंखें, आंखों का शेप था आलमोंड्स आइज थी, पर इनकी आंखें छोटी थी जैसे मंगोल की, जो कि चंगेज़ खान था उसकी थी। पर थोड़ी थोड़ी जो इनका जो जीन्स था तुर्कों से मिल चुका था, तो थोड़ी इनके फेस तुर्की और मंगोल का मिक्स हो चुकी थी। ना तो पूरे मंगोलियन थे ना ही पूरे तुर्किश थे, मतलब बीच के रह गए थे ये। पतली लेकिन छोटी तीखी मूछें थी, मतलब इनकी मूछें थी ना ज़्यादा गहरी नहीं थी, पतली मूछें थी और बहुत कम मूछें थी, तीखी मूछें थी। और गोल और मोटी दाढ़ी थी, मतलब कि दाढ़ी भी इनकी गोल थी, ऐसे नहीं थी कि पूरी शेप में आती थी, गोल और मोटी दाढ़ी थी। इसलिए ज़्यादातर जो रूलर्स थे वो दाढ़ी कम ही रखते थे, जैसे अकबर हुए, ये सब इन्होंने दाढ़ी कम ही रखी थी। इनका फेस स्ट्रक्चर थोड़ा सेंट्रल एशियन नोमाड जैसा लगता है, पावरफुल और डिस्टिनेट। पर गाइस ये सेंट्रल एशियन मतलब कि तुर्क और मंगोल जब तक थे, जब तक यहाँ हिंदुस्तान पे बाबर और हुमायूं का राज था, क्योंकि उसके बाद की जो जितनी पीढ़ी थी वो पर्शियन और इंडियन टच थी। कैसे? क्योंकि शेर शाह सूरी उसने हुमायूं को 1540 के अंदर हरा दिया, तो फिर उससे हुमायूं को अपनी जान बचा के पहले सिंध और फिर ईरान भागना पड़ा। ईरान में उसका दोस्त था, इसलिए हुमायूं की जान बची और फिर हुमायूं बहुत देर तक वहाँ रहा। और उसी बीच 1542 में उमरकोट जो कि सिंध है पाकिस्तान, उसके अंदर अकबर का जन्म हुआ था। पर कुछ लोग कहते हैं कि जो अकबर था वो हुमायूं का बेटा ना होकर के पाकिस्तान सिंध के राजा का बेटा था। जो अकबर था उसका टच था जो थोड़ा इंडियन और पर्शियन मिक्स था। कहाँ तक सच है ये पता नहीं है। हुमायूं आया 1555 के अंदर, तो 1 साल तक राज कर पाया और फिर उसकी सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी। और उसके बाद अकबर ने ही राज किया और अकबर ने ही असली जो पर्शियन इन्फ्लुएंस था वो इंडिया में लेके आया। और उसके बाद जो उसके बेटे जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब, ये सब के सब ज़्यादातर इंडियन टच थे और इंडियन कल्चर में डल चुके थे। और इनकी शकल सूरत भी थोड़ी इंडियन और पर्शियन टच हो चुकी थी। जो दूसरे सल्तनत के थे वो कैसे दिखते थे, तो भाई दूसरे सल्तनत की बात करूँ तो वो अफगान, ईरान, इराक और तुर्की जैसे देशों से आए थे। तो भाई उनके जो नए नक्श थे वो लंबे पूरे थे, तीखे थे। जो अभी के लोग आप हैं अफगानिस्तान के, आप इन्हें जानते होंगे, देखते होंगे, तो वैसे थे। और इनकी डार्क आइज़ थी, बहुत गहरी आइज़ थी और दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा आती थी और सैड दाढ़ी होती थी और बहुत थी और लंबे पूरे होते थे ये मुगल से थोड़े बहुत। उनका जो कलर था वो थोड़ा डार्क से लेकर थोड़ा फेयर की तरफ था, मतलब कि रेडिश कलर था और डार्क से थोड़ा फेयर ज़्यादा था उनका कलर, जैसे आजकल के अफगानिस्तान के, तुर्की में और ईरान के जो लोग हैं। अब हम गाइस हम बात करें कि कपड़े कैसे पहनते थे। कई जो मुगल थे ना वो रॉयल अंदाज में अपने आप को रखना बहुत पसंद करते थे, पूरी तरीके से रॉयल लगते थे। और वो कैसे ऐसे ही, क्योंकि उन्हें कलरफुल कपड़े बहुत पसंद थे, आर्ट को बहुत सराहा करते थे, वो रॉयल लुक था वैसे रहते थे। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें कि दूसरे जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो एक तरीके से वॉरियर लुक में रहते थे, कवच पहन के रखते थे कि कहीं जंग की तैयारी लड़ रहे हो। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे राजा का लुक होता था वैसे मुगल्स रहते थे, और जैसे सेनापति का लुक रहता था वैसे ही दूसरे मुस्लिम्स रहते थे। ये था उनमें फ़र्क। और वैसे इस मुगल्स जो आर्ट था उसके अंदर भी जो डिज़ाइन थी, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाना था उसमें भी बहुत आगे थे। दूसरा ने भी कुछ बनाया है, जैसे कुतुब मीनार, स्लैब डेंसिटी, गोल गुम्बज बीजापुर और 4 मीनार गोलकुंडा। लेकिन मुगल आर्किटेक्चर में था ग्रैंडर, सिमेट्री और पर्शियन इन्फ्लुएंस। और कल्चर में ही मुगल्स ने हिंदुस्तानी लैंग्वेज, माइनरी पेंटिंग, क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट किया था। बाकी रूलर ज़्यादातर इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी तक सीमित रहे। मतलब कि ये समझ लीजिए कि मुगल्स थे ना जो अपना कल्चर भी साथ लेके आए थे और साथ में जुड़े भी थे, क्योंकि और ये ज़्यादातर सेकुलर रहे, औरंगजेब को छोड़ दें तो। पर जो बाकी रूलर्स थे उनके अंदर जो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी थी वो भरी हुई थी, जैसे आज के तालिबान को देख लीजिए आप। इसलिए ये ज़्यादा देर तक राज नहीं कर। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब